नमस्कार, स्वागत है आपका न्याय पथ में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कोरोबोरेशन। सबसे पहले हमें एविडेंस की बात करनी होगी। एविडेंस को जो है वो हम 3 तरह से बांट सकते हैं और हर तरह के एविडेंस में कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहला तरह का एविडेंस है जो हाईली रिलायबल होते हैं, वहां कोरोबोरेट करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा है जो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होते, यहां भी कोरोबोरेशन की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा है नाइदर होली रिलायबल नोर होली अनरिलायबल, मतलब जो पूरी तरह से ना तो अनरिलायबल हो ना ही पूरी तरह से रिलायबल हो। और ये जो सारी कैटेगरी है एविडेंस की, ये बताई गई थी केस लॉ में, एम किशोर परमानंद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1994 सुप्रीम कोर्ट के केस में। अब कुछ केसेस हैं जहां प्रिंसिपल्स बताए गए कोरोबोरेशन के रिगार्डिंग और एक्म्प्लिस के संबंध में। और ये केसेस हैं जैसे रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, अब्दुल सत्तार वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, जसबीर सिंह वर्सेस विपिन कुमार। तो इन केसेस में यह बताया गया कि मटेरियल पार्टिकुलर्स जो भी हैं उन्हें कोरोबोरेट करने की जरूरत है, और जो कोरोबोरेटिव एविडेंस है वो कनेक्ट करना चाहिए एक्यूज के क्राइम से। और जो कोरोबोरेटिव एविडेंस है, जो कोरोबोरेशन है, वो आना चाहिए इंडिपेंडेंट सोर्सेस से। जो एक्यूज का प्रीवियस स्टेटमेंट्स है वो कोरोबोरेटेड नहीं हो सकता। जो अदर एक्म्प्लिस हैं उनके स्टेटमेंट को भी यूज नहीं किया जा सकता कोरोबोरेशन के लिए। और यदि मैं कोरोबोरेट कर रहा हूं तो आई नीड नॉट बी कोरोबोरेटेड बाय डायरेक्ट एविडेंस। इसके लिए चाहिए, कोरोबोरेशन के लिए चाहिए सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। डायरेक्ट एविडेंस से कोरोबोरेशन नहीं होता। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।